नमस्कार, खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज महाकुंभ की शुरुआत हुई है और पहला अमृत स्नान हुआ है। हमारी पहली बड़ी खबर महाकुंभ से ही जुड़ी हुई है, अमृत स्नान से ही होगी, जिसके बारे में प्रयागराज के संगम तट से मेरे साथ मेरी सहयोगी सिकता देव भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रही हैं। सिकता, कैसी हैं आप? बिल्कुल सुमित, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन दिन अच्छा गुजरा। आम श्रद्धालुओं के बीच यहाँ स्नान करने के लिए जो लोग पहुँचे थे, वाकई सुमित आज जो तस्वीरें देखने को मिली बहुत दिलचस्प थी। आम श्रद्धालुओं के साथ साथ आज साधु संत भी स्नान के लिए निकले थे। जितना जन सैलाब यहाँ संगम तट पर जुटा, तो कई देशों की जनसंख्या भी शायद पीछे छूट गई होगी। आंकड़े बता रहे हैं कि आज 3.5 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान किया है। लेकिन सबसे मनोरम जो छटा रही वो नागा साधुओं के स्नान की रही, जिनके स्नान के बाद ही अमृत स्नान की शुरुआत हो गई। नागा साधुओं की साधु कड़ी भी आसान नहीं होती। उसमें 17 श्रृंगार करने होते हैं। वैसे कुंभ और महाकुंभ मेले का श्रृंगार भी इन्हीं नागा साधुओं से ही होता है। हम नागा साधुओं के बारे में आपको बताते हैं कि नागा साधु क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कुंभ फेस्टिवल में। वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुंभ के मेले में नागा साधु ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए नागाओं के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। कुंभ में दरअसल सबसे पहले इन साधुओं का नगर प्रवेश होता है, जो एक तरफ से साधुओं का शक्ति प्रदर्शन आप कह सकते हैं। नगर प्रवेश के बाद धर्म ध्वजा लगाई जाती है। धर्म ध्वजा बनने के लिए जंगल से 52 गज के पेड़ की पूरी समूची लकड़ी लाई जाती है। उस लकड़ी में झंडा लगाने के बाद मंत्रोच्चार के साथ धर्म ध्वजा खड़ी की जाती है। इसके अगले दिन पेशवाई निकलती है, जिसमें साधु अपने हथियारों के साथ चलते हैं और जो सैनिक बल दिखाने की परंपरा, इसको आप कह सकते हैं। और ये इन तमाम चीज़ों के बारे में जब नागा साधु निकलते हैं, ये सोच कर ही लगता है कि क्या क्या तैयारियां की जाती हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं प्रयागराज में अपनी सहयोगी सिकता देव के पास, जो बताएंगी कि आज का पहला अमृत स्नान कितना दिव्य रहा। जी बिल्कुल सुमित, आज जो परंपरा की आप बात कर रहे हैं वो परंपरा आज संगम घाट पर दिखी। सनातन का सत्य भी दिखा। करोड़ों करोड़ों भक्तों का जो विश्वास है, जो आस्था है, वो भी दिखी। 144 साल के बाद यहाँ पर आया महाकुंभ भी दिव्य और भव्य रहा। नागा साधुओं के गाजे बाजे और पवित्र डुबकी के साथ संगम पर अमृत स्नान का शुभारंभ हुआ। अखाड़ों में भी जूना अखाड़े के साधुओं का स्नान सबसे पहले होता है। और इस तरह इस प्रथम अमृत स्नान में करीब 2 करोड़ लोगों ने आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। मेला अद्भुत है और डुबकी लगाने के बाद जो आनंद की
जो मिलता है वो अकल्पनीय है, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कितना भी ठंडा हो, जरा हाँ, भक्ति के आगे, सनातन के आगे ये बर्फ भी होगा ना तो ये कम है। और जो व्यवस्था है प्रशासन की, जितनी व्याख्या की जाए वो कम है। अच्छा, प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है, बहुत एकदम बहुत अच्छी है। मजा आ रहा है। हाँ, बहुत एकदम मजा आ रहा है। प्रोटेक्शन बहुत अब लेवल पे है इस अच्छा, टाइम। आप लोग लड़कियां हो, कोई डर लगा यहाँ पे कि बिल्कुल ये बात करते हैं तो योगी गवर्नमेंट में इट मींस उत्तर प्रदेश में मतलब कि प्रोटेक्शन को लेके बहुत ही अप लेवल पे काम होता है, एक्सट्रीम लेवल पे काम हुआ है। आपको भी घूमना गाँव का अलौकिक दर्शन हुआ है। हाँ, दिव्य प्राप्ति हुई है। अच्छी व्यवस्था, पहली बार महाकुंभ में आने का सौभाग्य मिला। अपनी कहानी बहुत बढ़िया कह रहे हैं, ये गवाही दे रहे हैं कि इस बार जो महाकुंभ है वो क्यों दिव्य है, क्यों भव्य है और क्यों ये एक सुखद अनुभव लेकर के, एक सुखद याद लेकर के यहाँ सबके घर रवाना है। क्या देसी क्या विदेशी, पूरा महाकुंभ मेला क्षेत्र श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान से तर हो गया। मकर संक्रांति को सूर्य के उत्तरायण होने की महत्वता इस कुंभ मेले में साफ साफ दिखी। करोड़ों करोड़ श्रद्धालुओं की उपस्थिति के बावजूद सबको सुविधा से स्नान का मौका मिल जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता था। मकर संक्रांति के पावन दिवस पर मैं ये सोच रही थी संगम के जल में डुबकी लगाकर कि मैंने क्या किया मेरे पुराने जन्म में, जिसकी वजह से मेरे को ऐसे पुण्य मिला कि इसी जन्म में ये अवसर मिला। और यही सचमुच भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की जो शक्ति है वो सबके लिए है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आए, आप कौन सी रंग है, कौन सी रेस, कौन सी रिलीजन, वो सबके लिए है। और सारे जो समस्या हम फेस करते हैं इसका समाधान है। कुंभ सबके लिए, सबके लिए। आप सभी आइएगा, सभी संगम में स्नान करो। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया, बहुत साधुवाद की पात्र है सरकार। पूरा मेला क्षेत्र ऐसा लग रहा था मानो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर श्रद्धालुओं का महासमुद्र उमड़ गया हो। संगम की दूसरी तरफ से पीपा के पुल से लाखों लाख श्रद्धालुओं की टोली सुबह से शाम तक स्नान वाली मंजिल के लिए उमड़ती रही। हम लोग सब परिवार है, अपना परिवार, सब पूरे परिवार है। बहुत दिक्कत हुआ होगा? नहीं, दिक्कत बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत अच्छा से नहाए, पूजा पाठ भी कर लिए। बहुत इतना ठंडा है? हाँ, आज ठंडा भी नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। सरकार व्यवस्था कैसे की है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत सफाई है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। इतना बड़ा मेला कभी देखी थी आप लोग? हाँ, देखे हैं, यहीं पर देखे हैं, कुंभ मेला ही देखे हैं। अगले बार और कुंभ में देखे हैं। देख रहे हैं। योगी सरकार बहुत बढ़िया व्यवस्था सब तरफ से की है। ऐसा मेला कभी नहीं हुआ आज तक। ऐसा मेला है, मौज आया? बहुत मौज आया। घंटों पैदल चलकर भी संगम के एक कतरे पवित्र जल के स्पर्श की अभिभूत करने वाली अनुभूति लाखों लाख श्रद्धालुओं के चेहरों पर साफ साफ दिख रही थी। फिर क्या देसी और क्या विदेशी, भक्ति और आस्था के इस मेले में सारी सीमाएं मिट गईं। I don't want to have expectation, and I'm just amazed. My expectation, it's beyond my expectation and what I could have imagined. Yes, it's beyond. स्वामी जी, सबके चेहरों में खुशी है जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ हैं। तो एक महीने तक नहीं जाना चाहते हैं, हम लोग यहाँ रहना चाहते हैं। यहाँ इसका चैतन्य, इसका शक्ति
दूसरी जगह नहीं मिल सकते हैं। इतना लोग त्रिवेणी संगम के पास बहुत स्पेशल चीज़ है। Two wonderful full words. Very much beautiful experience, beautiful people, and a very overwhelming experience. Having a wonderful time. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की शानदार व्यवस्था के कारण महाकुंभ में महाडुबकी का आनंद श्रद्धालुओं के लिए एक बेहद सुखद एहसास बन गया। प्रयागराज से रणवीर सिंह, पंकज झा और सिकता देव की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो शुरुआत में ही बात नागा साधुओं की निकली है, तो और इनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। नागा शब्द संस्कृत से निकला है, जिसका अर्थ होता है पहाड़। परंपरा में नागा का मतलब एक नौजवान बहादुर सैनिक भी है। महाकुंभ का अमृत स्नान इनकी डुबकी के साथ ही शुरू होता है। आज हम आपको बताएंगे कि नागा साधुओं का इतिहास क्या है, नागा साधु बनते कैसे हैं और क्यों उनको इनके पराक्रम से जोड़ा जाता है। 8वीं सदी में जगतगुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए देश के 4 कोनों पर 4 पीठों का निर्माण किया। इनमें गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारका पीठ और ज्योतिर्मय पीठ शामिल है। इन पीठों, मठों, मंदिरों और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदिगुरु ने सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की। इन्हीं अखाड़ों के सैनिकों को नागा साधु कहा जाने लगा। इनके आराध्य देव भगवान शिव है। लेकिन नागा बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। उसका पूरा क्रम इतना लंबा है कि बहुत मजबूत इच्छा शक्ति का युवक ही नागा साधु बन सकता है, क्योंकि एक बार नागा साधु बन गए तो फिर घर वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बचती। नागा साधु बनने वाले युवक से 3 कस्में ली जाती हैं कि वो नारी, चोरी और झूठ से दूर रहेगा। फिर उसे गंगा में 108 बार डुबकी लगानी होती है। उसके बाद चोटी गुरु उसकी चोटी काटते हैं और लंगोट गुरु लंगोटी देते हैं। इनके अलावा भस्म, भगवा और कंठी दी जाती है। इन सब के अलावा भस्म, भगवा और कंठी दी जाती है। फिर उनके कानों में गुप्त मंत्र भी फूका जाता है। उसके बाद मुंडन किया जाता है। मुंडन के बाद धर्म कमंडल और जनेऊ का धारण होता है। इस प्रक्रिया से अवधूत बनाया जाता है। अवधूत बन जाना नागा साधु बन जाने की पहली सीढ़ी है। उसके बाद कुछ और कठिन प्रक्रियाओं से उन्हें गुजरना होता है। अवधूत बनने के साथ उसे माता और पिता दोनों के पक्ष की 7 पीढ़ियों का श्राद्ध करना होता है। उसके बाद वो अपना भी पिंडदान करता है और अपने परिजनों को बता देता है कि उनके लिए वो अब मर चुका है। उसके बाद उस साधु का नाम बदला जाता है और नया नाम ही उसके नए जीवन की शुरुआत होती है। फिर कुंभ मेले में अमृत स्नान वाले दिन से एक दिन पहले उसे 24 घंटे उपवास रखना पड़ता है। फिर पूरे 24 घंटे उसे तपस्या में बैठना होता है, जहां लगातार मंत्रोच्चार होता है। उसके बाद धर्म ध्वजा की तरफ वो देखता है। उस दौरान दिगंबर गुरु उसकी लंगोट खोल देते हैं। उसके बाद सुबह अमृत स्नान करने के साथ वो शख्स नागा साधु बन जाता है। अब इसी पर बात करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें और हो रही हैं नागा साधुओं को लेकर भी, क्योंकि अखाड़े तो बहुत से वहाँ पहुँचे हुए हैं। वापस आपको संगम तट पर लिए चलते हैं अपनी सहयोगी सिकता के पास, जिन्होंने अखाड़ों की परंपरा से आम श्रद्धालुओं की पवित्र डुबकी के कई रंग आज देखे। सिकता। बिल्कुल सुमित, अखाड़ों की परंपरा ही ऐसी है। शिव को मानने वाले शैव हैं तो विष्णु को मानने वाले वैष्णव और उदासीन भी। नागा साधुओं के पराक्रम को तो मुगलों ने भी माना था उसका लोहा। ऐसे में आज जो अमृत स्नान है उसकी शुरुआत जूना अखाड़े से हुई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ अखाड़ों ने भी काफ़ी बदलाव देखा है। इसीलिए तो आज किन्नर अखाड़ा भी है, साध्वियाँ हैं, महिला अखाड़ों को शामिल अब किया गया है। तो ये बदलाव इन अखाड़ों में दिखाई देता है और उनका जो चेहरा है अखाड़ों का वो वक्त के साथ ज़रूर बदला है। आज अमृत स्नान के दिन सुमित जो ग्लैमर से जुड़े चेहरे थे, तड़क भड़क से जुड़े चेहरे थे, उन्होंने अपने वैभव को पीछे छोड़कर आत्म
मुक्ति के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, शांति के लिए, सुकून के लिए साधु संतों के साथ, आम श्रद्धालुओं के साथ भी आज पवित्र स्नान किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्लैमर की दुनिया भी जिस पवित्र संगम में खुद को विलीन कर देता है, उसका नाम है प्रयागराज। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर वो श्रद्धालु भी पहुंची जिसमें ग्लैमर है, वैभव है, तड़क भड़क है, लेकिन शांति की तलाश ने उसे एक सन्यासिन का पाना पहना दिया। नाम है हर्षा रिछारिया। हालांकि हर्षा का कहना है कि वो सन्यासी नहीं है। क्या है उस बारे में हम जानना चाहते हैं। मैंने कहीं भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया है कि मैं साध्वी हूँ, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ी परंपरा होती है, बहुत सारे संस्कार होते हैं जो मेरा नहीं हुआ है, तो मैं अभी साध्वी नहीं हूँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में मशहूर हर्षा रिछारिया ने बीबीए की पढ़ाई की है, लेकिन बिजनेस के 3 तिकड़म से आगे आध्यात्मिक शांति की तलाश में वो निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज की शरण में पहुंची। हर्षा ने अपने गुरु से दीक्षा तो ले ली है, लेकिन संन्यास अभी बाकी है। उनकी शिष्या हूँ, मैंने उनसे मंत्र दीक्षा ली हुई है। उनसे दीक्षा भी ली हुई आपने? कितने साल से आप उनके साथ और निरंजनी अखाड़े के साथ हैं? 1.5 साल से। कथावाचक जया किशोरी भी संगम के पवित्र तट पर पहुंची हैं। भारत की पौराणिक कथाओं से लोगों में अपनी संस्कृति और सनातनी परंपरा से जुड़ने की कड़ी बनने वाली जया किशोरी के लिए भी महाकुंभ एक अमृतदायी अनुभव है। बहुत सुंदर जो भाव है लोगों के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतनी संख्या और इतनी ठंड है, उसके बावजूद इतनी भीड़, इतनी संख्या, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, तो मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाकी जब आप इतने श्रद्धालुओं को एक साथ देखते हैं, एक एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती है, वो एनर्जी आपको हर जगह नहीं मिलती है। जब इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, तो जिस तरीके का ऑरा यहाँ क्रिएट हो रहा है, ये आपको हर वक्त नहीं मिलेगा। ये आपको यही 1 महीने महाकुंभ के दौरान ही मिलता है। आप ऐसे साधारण दिनों में आइए, आपको नहीं फील होगी वो एनर्जी जो अभी फील होती है। तो ये एक अलग महत्व है कि आपको आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है यहाँ पर। प्लस जब आप डुबकी लगाते हैं तो एक भाव है व्यक्ति के मेरे पाप धुल जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो वो भी भक्ति है, अपनी अपनी श्रद्धा है सभी की। तो आप आइए, आपको बहुत सी चीज़ों का अनुभव होने वाला है। देश ही नहीं, विदेशों से भी तमाम महिलाएं आस्था के इस पवित्र संगम पर पहुंची हैं। इनमें से ही एक स्टीव जॉब्स की पत्नी ने भी मकर संक्रांति के अवसर पर पवित्र अमृत स्नान किया। प्रयागराज से पल्लव मिश्रा और पंकज झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सुमित, संगम तट पर हम बता दें कि मौसम लगातार चलता रहता है। कभी कोहरे की घनी चादर छा जाती है तो कभी धूप खिल उठती है। हम जैसे जैसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोहरा जो है, धुंध जो है वो घना होता जा रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। तो यहाँ महाकुंभ से जुड़ी अनेकों अनेक कहानियाँ हैं, उनके परंपरा की, नागा साधुओं के वैभव की, उनके पराक्रम की। तो अगले 45 दिनों तक महाकुंभ से जुड़ी सभी कहानियाँ, सभी तस्वीरें एनडीटीवी हमारे दर्शकों को पहुँचाता रहेगा। और श्रद्धालुओं की जो आस्था और विश्वास का ये प्रतीक है, ये महापर्व, ये महाआयोजन, उस पर भी लगातार खबरें यहाँ से मिलती रहेंगी। सुमित, चलिए सिकता, खूब पुण्य कमाइए, अपने लिए भी, चैनल के लिए भी और पूरे हिंदुस्तान के लिए भी। शुक्रिया। अभी तो ये शुरुआत है, आगे अभी और 5 अमृत स्नान बाकी है। उनमें मौनी अमावस्या के स्नान की सबसे ज्यादा अहमियत है। अब हम प्रयागराज से निकलकर गोरखपुर आपको लिए चलते हैं, जहां मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गोरखनाथ पीठ के महंत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिचड़ी की परंपरा का इस बार भी निर्वाह किया। गोरखनाथ मंदिर में सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह करते हुए
बतौर पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मकर संक्रांति के मौके पर योगी ने ब्रह्म मुहूर्त में यानी तड़के 4 बजे बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अभी यहाँ पर भगवान गोरखनाथ की इस पावन स्थली पर बाबा के श्री चरणों में पावन खिचड़ी को चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। खिचड़ी चढ़ाने के अनुष्ठान में योगी विशेष अंदाज में दिखे। योगी यहां उंगलियों को मुंह से स्पर्श कराते हुए दिख रहे हैं। एक विशेष प्रकार की ध्वनि भी निकाली जा रही है। हमने नाथ संप्रदाय के जानकारों से बात की तो पता चला कि गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ के सामने इसी परंपरा में पूजा की जाती है। बाबा गोरखनाथ एक योग सिद्ध योगी थे और किसी सिद्ध के सामने इसी तरह से विशेष ध्वनि निकालकर उसका अभिवादन किया जाता है। उंगलियों को मुंह के पास ले जाकर हवा में फूंका जाता है। हमें ये जानकारी भी मिली कि नाथ संप्रदाय के हर योगी के गले में एक जनेऊ होता है। उसके साथ एक सीटी नुमा चीज भी लगी होती है जिसे नादी कहते हैं। इसका प्रयोग गुरु को प्रणाम करने में किया जाता है। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा काफी पुरानी है। योगी ने बाबा गोरखनाथ को भोग लगाया, पूजा अर्चना हुई और मंगल आरती की गई। कहते हैं कि एक बार बाबा गोरखनाथ हिमाचल प्रदेश स्थित मां ज्वाला देवी के दरबार में पहुंचे। वहां उन्होंने भोजन के लिए भिक्षा ग्रहण करके इस परंपरा की शुरुआत की थी। बाबा गोरखनाथ ने भिक्षाटन के बाद गोरखनाथ मंदिर में साधना शुरू की थी। कहते हैं कि तभी से गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। नेपाल का राज परिवार भी गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने आता है। मंगलवार को भी पहले योगी ने खिचड़ी चढ़ाई, उसके बाद नेपाली शाही परिवार की खिचड़ी चढ़ाई गई। यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं में भी कई ऐसे लोग हैं जिनमें कोई 6 साल से तो कोई 35 साल से यहाँ खिचड़ी चढ़ाने आता है। कुंभ की वजह से इस बार भीड़ और भी ज्यादा है। पूरे प्रदेश वासियों से आस्था के इस पावन महापर्व पर यही अपील है कि पर्व और त्योहार हमें एकता का संदेश देते हैं, सामाजिक एकता का, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने का, और इन पावन परंपराओं को क्षुण्य बनाए रखने, इनकी पवित्रता और इसकी मर्यादा का पालन करने की भी प्रेरणा प्रदान करते हैं। मेरी विशेष अपील होगी, पर्व और त्योहारों के पीछे श्रद्धा का भाव यह अभिनंदनीय है। मकर संक्रांति के मौके पर दूर दराज से लोग गोरखपुर आते हैं। यहाँ खिचड़ी का मशहूर मेला भी लगता है। तो मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आज सूर्य उत्तरायण हो गए, लेकिन धरती पर सबकी नजरें नीतीश कुमार पर लगी रही कि वो न जाने कब इधर से उधर हो जाए। खिचड़ी के दिन लालू यादव की बेटी और सांसद मीसा भारती ने जिस तरह नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ आने की संभावना का स्वागत किया, उससे लगता है कि नीतीश कुमार पर लालू परिवार अब बटा हुआ है, क्योंकि पहले लालू फिर मीसा और तेज प्रताप नीतीश कुमार को लाने के पक्षधर दिखे, तो वहीं तेजस्वी इससे सहमत नहीं है। लालू परिवार में क्या चल रहा है, इसको समझने के लिए आपको हमारी एक खास रिपोर्ट देखनी चाहिए। खिचड़ी के दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा के घर दही चूड़ा खाने के लिए पहुंचे, लेकिन राजनीति में कयासों का नया दरवाजा लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने खोल दिया।
मीसा भारती अचानक चचा नीतीश कुमार पर बेहद उदार दिखी, जो कभी भी बीजेपी से पाला बदलकर आरजेडी के साथ आ सकते हैं। उठापटक के संकेत मिल रहे थे, ये भी लग रहा था कि राजनीतिक बदलाव होंगे 14 तारीख के बाद। कुछ इस तरह की परिस्थितियां नजर आती हैं क्या? मतलब मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन काफी सारे न्यूज चैनल में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन राजनीति कयासों का खेल है, कभी भी कुछ भी संभव है, तो अभी कहना जल्दबाजी होगा। मीसा भारती के बयान की क्रोनोलॉजी समझिए। ये बयान तब आया है जब आरजेडी की बैठक 18 जनवरी को होने जा रही है। इससे साफ है कि आरजेडी की बैठक में नीतीश कुमार का मसला उठ सकता है। मीसा से पहले लालू यादव भी नीतीश कुमार के स्वागत वाली बातें कर चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के रुख से नहीं लगता कि वो फिर से नीतीश से हाथ मिलाने को तैयार हैं। पहले आप सुनिए कि नीतीश को लेकर लालू और तेजस्वी के बयान कैसे एक दूसरे के खिलाफ हैं। नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है। नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। तो आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। चलिए अब सवाल है कि मीसा भारती के इस बयान से क्या राजनीतिक पैगाम निकलते हैं। पहली बात यह है कि लालू परिवार में नीतीश पर राजनीतिक एकजुटता नहीं दिखती। दूसरी बात इसी से निकलती है कि लालू परिवार नीतीश कुमार को लेकर दो फाड़ है। तीसरी बात यह है कि लालू और मीसा फिलहाल बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, जिसके लिए भले ही नीतीश कुमार की पालकी ढोनी पड़े। लेकिन चौथी बात सबसे अहम है कि तेजस्वी यादव अब नीतीश के उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार नहीं दिखते। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। खिचड़ी के दिन वो विजय सिन्हा के घर पहुंचे, जिनकी लानत मलानत करने के कुछ दिनों बाद ही वो बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए थे। और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी? और 3 बना हुआ जगह है तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। नीतीश कुमार का विजय सिन्हा के घर जाना ये संकेत दे रहा है कि वो फिलहाल बीजेपी का साथ छोड़ते नहीं दिख रहे हैं। ये भी लगता है कि वो एनडीए के घटक दलों को मिलाकर रखना चाहते हैं। उसी कड़ी में खिचड़ी के मौके पर ही नीतीश कुमार चिराग पासवान के दफ्तर भी पहुंचे थे, लेकिन चिराग पासवान वहां थे नहीं। बिहार में दही चूरे को जिस तरीके से एक राजनीतिक त्योहार बना दिया गया है, ये सोच गलत है। और जब दही चूरा आता है, खेला होगा खेला होगा खेला होगा। भैया, क्या बिहार में और कोई काम नहीं? ये जो लोग बिहार की छवि बनाने का काम करते हैं कि हर चीज में राजनीति, आज बताइए कहाँ लग रहा है? हम तमाम दलों के साथी आपको एक साथ देख रहे हैं। इससे ज्यादा खूबसूरत तस्वीर और क्या होगी? एक दूसरे को अपने हाथों से हम लोग तिलकुट खिला रहे हैं, इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या होगा? बट जिन लोगों को इसमें भी खेला दिखता है तो उनको उनका खेला मुबारक हो। उनके ये मुंगेरी लाल के सपने अब पूरे नहीं होने वाले हैं। पिछले साल इस वक्त तक नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, लेकिन 28 जून को आरजेडी को छोड़कर फिर से बीजेपी के साथ चले गए थे। तब से वो यही कहते आ रहे हैं कि अब कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ेंगे नहीं। हम लोग जो पहले से श्रद्धेय अटल जी के टाइम से, आप समझ लीजिए 1995 से जो साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। लेकिन राजनीति की यही अदा तो मारक होती है कि आदमी दिखता इधर का है और हो जाता है उधर का। नीतीश इसके चैंपियन जो ठहरे। पटना से प्रभाकर कुमार के साथ एनडीटीवी इंडिया के रिपोर्ट। तो बिहार से आई इस रिपोर्ट के बाद अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे
तू मैं की राजनीति भी तेज होती जा रही है। अब तो दिल्ली के स्कूलों को धमकी वाले ईमेल पर भी राजनीति आज शुरू हो गई और राजनीति भी जमकर हो गई। दिल्ली की तंगहाली के नाम पर भी आज राजनीति हुई। खास बात है कि अब की बार बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, कोस रहे हैं। इसमें आप पर कांग्रेस का हमला तेज हुआ तो उसने इसे बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी बता दिया। चमकती हुई दिल्ली है, राहुल जी, क्या पेरिस जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। तो राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि दिल्ली में अब केजरीवाल से कोई वास्ता कांग्रेस का बचा नहीं। राहुल गांधी के रुख से साफ है कि वो दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी की बी टीम बनने की जगह अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। इसीलिए एक तरफ दिल्ली की गंदगी वाली तस्वीर दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ सब्जियों पर छाई महंगाई को। शलगम जो है 30 रुपए किलो मिल जाते हैं, 40, आज ये 60 बता रहे। इससे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में अपनी पहली चुनावी रैली में केजरीवाल पर जमकर हमला बोला था। केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या, आप देखिए बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। यानी दिल्ली का चुनाव अब त्रिकोणीय हो गया है और यहाँ इंडिया ब्लॉक खंड खंड में बंटता दिख रहा है। इंडिया ब्लॉक के सारे दल दिल्ली में आपके साथ नजर आते हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे के बाद अब शरद पवार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का समर्थन करते दिख रहे हैं। इससे केजरीवाल गदगद है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के तीखे हमलों के बाद वो अब ये भी कहने लगे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। दरअसल दिल्ली का चुनाव आरोप प्रत्यारोप के एक ऐसे तिराहे पर खड़ा है जहां आप, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही अपनी दावेदारी जता रहे हैं। उसमें दिल्ली के स्कूलों को मिले धमकी भरे मेल का मामला भी सियासी रंग पकड़ने लगा है। दिल्ली के स्कूलों में धमकी भरे ईमेल भेजने का एक पॉलिटिकल पार्टी और एनजीओ से कनेक्शन की जांच अब दिल्ली पुलिस कर रही है, क्योंकि उसका दावा है कि ये वही एनजीओ है जिसने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था। हमें पता चला है कि इस बच्चे ने कम से कम 400 से भी ज़्यादा स्कूल्स को ये ईमेल भेजी थी। हम ये भी देखना चाहते थे कि एक बच्चा अकेला ये कैसे अपने आप अंजाम दे सकता है इस तरह के जो पूरे प्रकरण को। तो हमने इसके पीछे कोई षड्यंत्र है कि नहीं है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पूरे परिवार की भी बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग करने से ये पता चला कि इस बच्चे के एक अभिभावक जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ पे एक एनजीओ एक्टिव रूप से काम करता है और इस एनजीओ का एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ डीप कनेक्शन भी हमको मिला है। दिल्ली के स्कूलों में 12 फरवरी 2024 से धमकी भरे मास ईमेल आ रहे थे। इसके चलते कई बार स्कूलों को छुट्टी करनी पड़ी और कई बार टेस्ट कैंसिल किए गए। ये मेल बहुत ही एडवांस तकनीक से भेजे जा रहे थे। इसके पीछे कोई आतंकी ग्रुप ना हो, इसकी भी जांच चल रही थी। 8 जनवरी 2025 को जो आखिरी ईमेल आई, इसी ईमेल की जांच से पता चला कि मेल भेजने वाला 12वीं क्लास का बच्चा है। बच्चे के लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच से पता चला कि बच्चे ने 400 से ज्यादा स्कूलों को मेल भेजे थे। मेल भेजने में एडवांस तकनीक जैसे वीपीएन और डार्क वेब का इस्तेमाल किया गया। पुलिस को शक हुआ कि आखिर बच्चा इतनी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। जांच में पता चला कि बच्चे के पिता एक एनजीओ से जुड़े हैं। बीजेपी कह रही है कि इस एनजीओ का रिश्ता आपसे है और आप कह रही है बीजेपी तो राजनीति कर रही है।
पहले फर्जी वोटर्स के सवाल पर आप और बीजेपी में ठनी थी, अब एनजीओ का झगड़ा तेज हो गया है। इस बीच कांग्रेस भी जिस तरह आप पर हमलावर है, उससे साफ है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, दिल्ली की राजनीतिक रस्साकसी और बढ़ेगी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच भारत ने नाग मिसाइल का एक और सफल परीक्षण आज कर लिया। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इस मिसाइल के 3 परीक्षण किए गए और तीनों ही कामयाब रहे। आप तस्वीरों में जिस मिसाइल को देख रहे हैं, ये तीसरी पीढ़ी की है। स्वदेशी नाग मिसाइल है जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दुश्मन के टैंकों के खिलाफ ये मिसाइल सेना की ताकत में इजाफा करेगी। नाग MK2 हल्की मिसाइल है और हर मौसम में मारक और अटैक करने में सक्षम है। DRDO की यह मिसाइल इंफ्रारेड तकनीक से लैस है जो कि फायर एंड फॉरगेट की टेक्नोलॉजी पर कायम करती है, यानी पहले से ही अपने टारगेट को लॉक कर लेती है और फायर किए जाने के बाद लक्ष्य हासिल करके ही रुकती है। दुश्मन अगर युद्ध के मैदान में 4 किलोमीटर की दूरी पर है तो भी नाग से बच नहीं सकता। आपको कुछ जानकारी इसके बारे में दे देते हैं। नाग मिसाइल है क्या? पोखरण में 3 परीक्षण हुए और तीनों ही कामयाब रहे। इस मिसाइल की रफ्तार 230 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 4 किलोमीटर दूर तक ये प्रहार कर सकती है। नाग मिसाइल 17 सेकंड में टारगेट तक पहुंच सकती है। वजन में हल्की होती है, 45 किलोग्राम इसका वजन है। 6 फीट 1 इंच इसकी लंबाई है। नाग और 300 करोड़ की लागत से DRDO ने इसको तैयार किया है। 1990 में पहली बार इसका परीक्षण हुआ था। इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं खबरों की खबर में। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें हैं, बने रहिए, तुरंत लौट के आते हैं। और ये बात करते हैं क्रिकेट की। अभी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से लौटी बहुत बुरी हार के बाद। उसके पहले घर में खेल रही थी न्यूजीलैंड के साथ, तब भी बहुत करारी हार मिली थी। अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिरकार कमजोर कड़ी है कहां, किसकी वजह से मैच हार रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है क्या? अब खबर ये आ रही है कि क्रिकेट के किसी भी विदेशी दौरे पर खिलाड़ियों के साथ उनकी पत्नियों को भेजे जाने पर BCCI पाबंदी लगा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और पूरा माजरा समझिए। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम को जो करारी हार झेलनी पड़ी, क्या उसके लिए क्रिकेटरों के साथ दौरे पर जाने वाली उनकी पत्नियां जिम्मेदार हैं? खबर है कि BCCI टीम इंडिया के लिए नई गाइडलाइंस की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत विदेशी दौरों पर भारतीय क्रिकेटरों के साथ उनकी पत्नियों के जाने पर पाबंदी लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक 45 दिन के दौरे पर पत्नियां अब 2 हफ्ते ही साथ रह पाएंगी। इससे छोटे दौरे पर 7 दिन के लिए साथ जाने की इजाजत होगी। यही नियम महिला मित्रों को साथ ले जाने पर भी लागू होगी और खिलाड़ियों को टीम की बस में ही सफर करना होगा। अगर बोर्ड ऐसा फैसला लेता है तो क्या ये सही होगा? क्या खिलाड़ियों के साथ जाने वाले उनकी पत्नियों या गर्लफ्रेंड को हार का जिम्मेदार माना जाना चाहिए? हमने इस विषय पर 4 लोगों की राय ली। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर राजेश चौहान, पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन, खेल पत्रकार इनाक्षी राजवंशी और NDTV के स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन से हमने पूछा कि क्या हार के लिए पत्नियों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। आप भी सुनिए क्रिकेटरों के दौरे पर उनके साथ पत्नियों को भेजने या ना भेजने के सवाल पर किसने क्या कहा। हम कुछ भी नियम कानून बनाते हैं तो सीधा पतंग टाइप ढील दे देते हैं। मतलब हम पतंग चढ़ाते हैं, उसको पकड़ते हैं और ढील देना शुरू कर देते हैं सारी चीजों। वो ढील जा करके एक जगह पे आकर के जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है पतंग हमारी, तब जब हम उसको खींचना शुरू करते हैं तो खींचने में हमको यही समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या है। ये हमारी आज से नहीं, ये मतलब जब मैं खेल रहा था तो उसके पहले सब जगह से चली रहा है। हम लोग कोई भी चीज करते हैं, हम दूसरी कंट्री को तुरंत फॉलो करते हैं, उनका वो नियम कानून ये वो सारा कुछ, लेकिन हम अपनी कंट्री के अपने संस्कृति को, अपने सिस्टम को हम एनालाइज नहीं करते। 15 दिन अगर नहीं आप रुके अपने हस्बैंड के साथ तो ऐसा क्या होगा? क्योंकि आप देखिए एक टोटलिटी होती है। आप जब जाता है सिपाही बॉर्डर पे तो आप अलाउ थोड़ी करते हैं, आप वहां भी रहते हैं। तो आपको लग रहा है कि अब जब कंट्री से करने जा रहे हैं और एकजुट होना है
तो वो पूरा कल्चर जो है, वो पूरा इकोसिस्टम जो है, शाम को आते हैं, आप जब अपने फैमिली के साथ मिलके आप उस मोड में चले जाते हैं, वापस से इंटेंसिटी लाने में कई बार दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही करा कि ऐसे ये रीजन नहीं बताया उन्होंने कि इस कारण से हुआ है, पर ऐसे कुछ प्रोएक्टिव होंगे और खिलाड़ियों को इसमें मलाल नहीं करना चाहिए कि इस खिलाड़ी को अगर नहीं सूट करता है तो वो ना खेले। यानी खिलाड़ियों में मतभेद हो गया। राजेश चौहान और अतुल वासन ने अलग अलग मत दिए, लेकिन खेल पत्रकारों ने क्या कहा अब वो भी सुन लीजिए। ओलंपिक विलेज में एक एटमॉस्फेयर होता है, वहां पे अलाउड नहीं होता है कि कोई भी जो प्लेयर है उनके वाइफ या उनके फ्रेंड्स या फैमिली कोई जा सकते हैं। सिर्फ ट्रेनिंग में ट्रेनर्स कोचेस जा सकते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे उस तरीका एक ओलंपिक विलेज एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं। 2014 में भी फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने बैन कर दिया था वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड्स को, यही बोल के कि वो चाहते हैं कि अपनी टीम उनकी कॉन्सेंट्रेट करे। और कहीं ना कहीं ये बजट का भी है, क्योंकि हम देखेंगे एक और रूल उन्होंने इस रिव्यू मीटिंग में मुंबई में चेंज किया है कि परफॉर्मेंस लिंक्ड जो जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है कि जैसी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उस हिसाब से आपका अप्रेजल होगा। तो ये कहीं ना कहीं आई थिंक बजट का ज्यादा है रादर देन की डिस्ट्रैक्शन है कि नहीं। आपको बीमारी खांसी की है और आप पेट दर्द की दवा दे रहे हैं। जिस तरीके से टीम के प्रदर्शन को खिलाड़ियों के वाइफ या गर्लफ्रेंड से जोड़ के देखना, मैं मतलब अगर सवाल रखना चाहूँ कि क्या अगर किसी मैच में, किसी टेस्ट मैच में कोई खिलाड़ी ट्रिपल सेंचुरी जड़ता है तो उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड को क्या आप बोनस देंगे? आप ऐसा नहीं करेंगे। तो ये जो बीमारी है, मुश्किलें ये हुई कि आपकी टीम हारी है और आपको उसका इंट्रोस्पेक्शन करना है। उस इंट्रोस्पेक्शन में आपको वजह निकालनी है, उसको दूर करना है। जो टीम के साथ कई सारी समस्या, उसमें एक समस्या ये है कि टीम एकजुट होकर नहीं रहती है। दरअसल भारतीय टीम को पहले न्यूजीलैंड ने भारत में हराया और फिर ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया में। इसी के बाद ये सवाल उठने लगे कि इसका जिम्मेदार कौन है। पहले टीम चयन पर सवाल उठे, फिर सीनियर खिलाड़ियों के रिटायर होने की बात चली और बात निकली तो दूर तक पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जाने अनजाने में पत्नियां आजकल निशाने पर हैं। पहले एलएनटी के चेयरमैन सुब्रमण्यम साहब ने कहा और अब बीसीसीआई भी पत्नियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। इससे याद आया 10:30 बजे एनडीटीवी एक्सप्लेनर में जरूर देखिएगा कि क्यों कितने घंटे काम करना चाहिए और जो टिप्पणी सुब्रमण्यम साहब ने की वो कितनी ठीक थी। आज इतना ही। शुभ रात्रि।